हॉबी के रूप में स्टार्ट हुआ। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, जैसे कोई बच्चा डांस, एक्टिंग, ये सब चीज़ करता है, वैसे मैंने भी फोटोग्राफी को एज ए हॉबी स्टार्ट किया था। फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है, बट यस अगेन थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया चैनल पे मैं दूसरे फोटोग्राफर्स को इंटरनेशनली मैं उनको फॉलो करता हूँ, जिससे मैं रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सीखता हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं काम कर करके सीखा। मोबाइल कैमरा और प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरा, ये दोनों के बीच क्या फ़र्क है? जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो होता है सेंसर साइज़ का। कितना भी अच्छा फ़ोन हो जाए, कितना भी महंगा फ़ोन हो जाए, कितना भी मेगापिक्सल का फ़ोन हो जाए, लेकिन उसका सेंसर साइज़ जो होता है, उसके कैमरे का जो सेंसर साइज़ है, वो कभी एक एंट्री लेवल डीएसएलआर का भी कंपैरिजन में वो बहुत छोटा होता है। आप कहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब कहीं कहीं पे जाके मतलब पढ़ाते हो और कुछ टेक्निक्स सिखाते हो? यस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ और उनको आप 15,000, 20,000, 25,000 मांग लोगे तो उनको लगेगा भाई फोटो ही तो क्लिक करना है, इतना पैसा लेके क्या करेगा। फोटोग्राफी को सबसे पहले एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए कि आपको हाँ फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंसिस्टेंटली आपको सीखना पड़ेगा। यही की वजह से हम ज़्यादा डिलीवर कर पा रहे हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं एम तेजेश्वर राव, आपको द बिज़नेस मसाला विद तेजस पॉडकास्ट में स्वागत। हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए नया नया बिज़नेस को लाके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो कैसे उनका स्टोरी है और क्या स्ट्रगल है, कैसे सक्सेस है और कैसे नया लोग उसकी वजह से सीख सकते हैं कि नया बिज़नेस करने के लिए। आज हम ऐसे एक अतिथि लाए हुए हैं, मेहमान को लाए हुए हैं जो इन्फोसिस से कॉरपोरेट नौकरी छोड़ के एक उनके लेंस के माध्यम से फैशन दुनिया को सामने लाए हैं। फैशन फोटोग्राफी के साथ वेडिंग फोटोग्राफी भी किए हुए हैं। बिहार से आके उड़ीसा में बसे हुए हैं, भुवनेश्वर को राज करते हैं और वो कोई नहीं है, अखिल रंजन, जो कि अखिल फोटोग्राफी नाम से जाना जाते हैं। आइए हम उनको स्वागत बोलते हैं। वेलकम मिस्टर अखिल रंजन। थैंक यू तेजो भाई, थैंक यू सो मच। अखिल, शायद मैं पहली बार हिंदी में पॉडकास्ट कर रहा हूँ अच्छी बात और है। वो भी मतलब आपके साथ, मतलब देखो, आप उड़िया भी बोल सकोगे लेकिन हिंदी जितना अच्छे से बोल सकोगे उड़िया उतना अच्छे से बोल नहीं सकोगे, इसलिए हम ट्राई किए हैं कि हिंदी में बोलेंगे। बिल्कुल। तो अखिल, आप जब फोटोग्राफी शुरू किए थे, मतलब वो भी एक कॉर्पोरेट से आके फोटोग्राफी लाइन पे आपका शायद आपका जुनून यहाँ तक आके पहुँचा है, वो कैसे क्या हुआ था और कैसे शुरू किए थे, इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे? ज़रूर ज़रूर, मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं आपके पॉडकास्ट में का हिस्सा बन सकूं, सो धन्यवाद। और जैसे अगर मेरी जर्नी के बारे में आप पूछते हैं, या बहुत लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि मैं कैसे आईटी इंडस्ट्री से फोटोग्राफी में अपना करियर बनाया, तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो जर्नी रही है, जो फोटोग्राफी जर्नी रही है, वो एक हॉबी के रूप में स्टार्ट हुआ। जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है, जैसे कोई बच्चा डांस, एक्टिंग, ये सब चीज़ करता है, वैसे मैंने भी फोटोग्राफी को एज ए हॉबी स्टार्ट किया था। बट धीरे धीरे लोगों को मेरा काम पसंद आता गया, थैंक्स टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक था, ऑरकुट था उस टाइम में। उसके वजह से बहुत सारे मैं जो भी फ़ोटो शूट करता था, जो भी नॉट एग्जैक्टली प्रोफेशनली, बट जहाँ पे भी जाता था घूमने के लिए या कोई भी इवेंट अटेंड करता था, वहाँ पे जो मैं फ़ोटोज़ लेता था या किसी दोस्तों का फ़ोटोज़ लेता था, तो वो सब मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता था और लोगों को वो फ़ोटोज़ पसंद आते थे। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लोग मुझे ऑफ़र करने लगे कि मुझे मेरा आप शूट कर दो। सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज स्टार्टेड। नहीं, एक सिक्योर जॉब था जो कि कॉर्पोरेट, ऐसे भी छोटा कंपनी नहीं था कि इन्फोसिस, उसमें जॉब करते हुए आप मतलब आपके जुनून यहाँ तक लाके पहुँचा दिया। और आप जब शुरू किए थे फोटोग्राफी, घर घर के मतलब आपके मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो और आपको मतलब सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट किया और क्या क्या चैलेंजेस थे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं जब फोटोग्राफी स्टार्ट किया तो ये सोच के स्टार्ट नहीं किया कि मुझे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी करनी है या मुझे कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में जाना है। मैं बस अपने शौक़ के तौर पे फ़ोटोग्राफी को ले रहा था। और ये ऑफ़र जब आना स्टार्ट हुआ तो मैं पार्ट टाइम, एक तरह से कह सकते हो आप, पार्ट टाइम प्रोफेशन हो गया, फ़ोटोग्राफी मेरा हो गया था आज से 10-12 साल पहले। और मैं जॉब के साथ साथ ये कर रहा था। 10-11 साल तक मैंने जॉब भी किया और साथ साथ में फ़ोटोग्राफी भी किया। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं सीधे जंप कर गया फोटोग्राफी में, एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में मैं जंप नहीं किया, मैंने टाइम लिया।
मैंने पूरी तरह से टाइम लिया, मैं अपने फोटोग्राफी बिजनेस को एक इस मुकाम पे लाके खड़ा किया कि मैं वहाँ से ये चीज़ सोच सकता हूँ कि फ़ोटोग्राफी मेरा फुल टाइम करियर हो सकता है। तो जाकर मैंने जॉब को छोड़ा। और एक तरह से ऐसा हुआ कि जब आप 10 साल 11 साल जो जो काम करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो फिर उसके बाद आपका वर्क बहुत बढ़ जाता है। तो वही हुआ कि यहाँ पे भी फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया और जॉब में भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। तो फिर डिसीजन तो लेना था और मैं वेट कर रहा था। फिर फाइनली ये वो एक दिन आया जो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और फुल टाइम मैं फोटोग्राफी को चूज़ किया। ये रहा। तो आप मतलब बताया कि आप कैसे शुरू किए थे, लेकिन आपके मतलब चैलेंजेस नहीं आए घर पे? मतलब आपके पेरेंट्स जो होंगे वो तो मतलब टोके होंगे क्या है क्या नहीं है? बिल्कुल, चैलेंजेस तो डे वन से रहा, क्योंकि सबसे पहले यही सबसे बहुत टफ चीज़ है कि आप साइमल्टेनियसली दो दो तीन तीन प्रोफेशन को साथ में कर रहे हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो था वो सबसे बड़ा पहले चैलेंज था। फिर आता है कि जॉब छोड़ने की जब बातें होती थी, जब घर में मैं जॉब छोड़ने की बात करता था तो लोगों को थोड़ा सा डाउट होता था। फैमिली में बिहार से आता हूँ, जितने पेरेंट्स डाउट नहीं करते थे उससे ज़्यादा दोस्त रिलेटिव्स वगैरह भी डाउट करते थे कि यार जॉब छोड़ना, सिक्योर जॉब छोड़ना तुम्हें लगता है, आर यू श्योर कि फोटोग्राफी से इतना अर्न कर लोगे कि तुम अपना घर चला लोगे, तुम अपना फैमिली चला लोगे। तो डाउट सबको रहा। इनफैक्ट कभी कभी मुझे भी अपने दिमाग में आता था डाउट। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने जंप नहीं किया, मैं 10 साल 11 साल काम किया, बहुत इतने सारे असाइनमेंट्स आने लगे कि मैं कॉन्फिडेंस हो गया था कि नहीं, मेरा जॉब छोड़ने के बाद भी मैं फोटोग्राफी से इतना अर्न कर रहा हूँ और इतना कर लूँगा कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और पेरेंट्स को समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वो देख रहे थे कि कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ। एवरी डे एवरी ईयर्स मैं ग्रो करता रहा, नए नए असाइनमेंट, नए तरह के असाइनमेंट, नए नए शहर से असाइनमेंट, हर जगह से काम आता रहा। तो इट वाज लाइक, ठीक है, टफ था, बट फैमिली का, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है, करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आपका एक छोटा सा ये तो मतलब बोला जाता है कि मतलब मेल लोगों को कभी उनका सैलरी के बारे में पूछा मत करो, लेकिन हम यहाँ पे पूछना चाहेंगे कि आप इन्फोसिस से अच्छा कमा लेते हो अभी रह शायद। तो कभी मतलब कभी कंपेयर नहीं किए हो कि वहाँ पे शायद आज होता तो मतलब इन्फोसिस में अच्छा खासा कमाऊँ? नहीं, मेरा कभी भी टारगेट पैसा नहीं रहा कि मैं इतना पैसा कमाऊँ। मेरी जितनी ज़रूरत है उतना पैसा मैं कमा लेता हूँ, मेरे लिए वो काफ़ी है। और अगर आप कंपेयर करोगे दूसरों के साथ, अपने कॉलेग के साथ या किसी के साथ भी, तो मुझे लगता है ये मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, सबकी अपनी सबका अपना चॉइस होता है। मुझे लगता है मैं जितना कमा रहा हूँ, मुझे कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम से मैं खुश हूँ। तो जितना भी कमा रहा हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, आप फोटोग्राफी को क्यों चुने? फोटोग्राफी को मैंने नहीं चुना, एक्चुअली फोटोग्राफी ने मुझे चुना। मैं आता हूँ एक आर्टिस्ट फैमिली से। मेरे यहाँ पे मेरी नानी है, वो मधुबनी पेंटिंग, बिहार का बहुत फेमस पेंटिंग होता है, उसकी आर्टिस्ट रही हैं। मेरा भाई आर्टिस्ट है। सब कुछ हमारे घर में आर्ट चल रहा है, मतलब शुरू से रहा है। अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट में हमारे रिलेटिव्स लोग रहे हैं, मेरे घर में लोग अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके इवेंट्स वगैरह या उनका कोई एग्जीबिशन होता था जिनमें मुझे कैमरा दे के कहा जाता था कि तुम थोड़ा फ़ोटोज़ ले लेना। तो मेरे पास कैमरा रहा है, बचपन से मैं कैमरा रखता था। तो इसी तरह मैं जब कॉलेज में या स्कूल में कहीं पे भी जाता था, पार्टी में या आई मीन ट्रिप पे जाता था, तो वहाँ पे सब मुझे कहते थे तुम फोटो खींचो, तुम फोटो खींचो। तो फोटो खींचो, इतना फ़ोटो खींचने लगा कि धीरे धीरे मैं फोटोग्राफर ही बन गया। तो आप फोटोग्राफी मतलब कुछ कोर्स या कुछ प्रोफेशनली फोटोग्राफी के लिए कभी कुछ मतलब कहीं पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ की हो? नहीं, मेरा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है फोटोग्राफी में। मैंने कहीं पे भी किसी से भी मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है। बट यस, अगेन थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया चैनल पे मैं दूसरे फोटोग्राफर्स को इंटरनेशनली मैं उनको फॉलो करता हूँ, जिससे मैं रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सीखता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं काम कर करके सीखा हूँ। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कि एवरी डे मैं जो काम करता हूँ, तो मुझे लगता है हर नए काम में, हर नए असाइनमेंट में, हर नया दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। तो आपका पहला कैमरा कौन सा था? पहले कैमरा मेरा था, उस टाइम में हम लोग कोडेक का यूज़ करते थे। आपको याद होगा जब फिल्म कैमरा चलती थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुत बेसिक सा कैमरा था, रील वाला था। रील वाला कैमरा, जिसको फिल्म कैमरा कहते हैं, कोडेक के B10। तो वो कैमरा था जिससे मैं शुरू किया। अच्छा, आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि मतलब ज़्यादा सा मोबाइल पे बहुत अच्छा अच्छा कैमरा आ जा रहा है। तो मोबाइल कैमरा और प्रोफेशनल DSLR कैमरा, ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है?
अगर आप टेक्निकल फ़र्क पूछते हैं और अगर लोग आपके दर्शक समझ सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि टेक्निकल जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो होता है सेंसर साइज़ का। कितना भी अच्छा फ़ोन हो जाए, कितना भी महंगा फ़ोन हो जाए, कितना भी मेगापिक्सल का फ़ोन हो जाए, लेकिन उसका सेंसर साइज़ जो होता है, उसके कैमरे का जो सेंसर साइज़ है, वो कभी एक एंट्री लेवल डीएसएलआर का भी कंपैरिजन में वो बहुत छोटा होता है। तो जब भी अपन फ़ोटोज़ प्रिंट करने की बात करते हैं, जब भी कोई फ़ोटो का जब आप प्रिंट निकालते हो तो रियल डिफरेंस समझ में आता है। तो आप एक एंट्री लेवल डीएसएलआर का फ़ोटो भी प्रिंट करोगे ना, तो वो मोबाइल के फ़ोटो से बहुत बहुत बेहतर फ़ोटो आएगा। तो ये डिफरेंस होता है जो टेक्निकल चीज़ है। और अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इक्विपमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है। कौन कैमरा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैमरा के पीछे कौन है, उसका विज़न क्या है, उसका अपना आर्ट या एक्सपीरियंस क्या है। तो मुझे लगता है कि कोई भी इक्विपमेंट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्या कोई भी अगर अच्छा सा डीएसएलआर कैमरा पकड़ ले और कोई भी खींच ले, क्या वो फोटोग्राफर बन सकता है? शुरुआत तो वैसे ही होती है कि एक कैमरा पकड़ने से ही फोटोग्राफी का जर्नी स्टार्ट होता है, लेकिन सिर्फ कैमरा पकड़ने से नहीं होता है। आपका एक विज़न होना चाहिए, आपको कुछ सीखना भी पड़ता है, टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी पेंटर को बहुत महंगा पेंट दे देते हो या किसी इंसान को एक बहुत अच्छा महंगा गिटार दे देते हो तो वो अच्छा गिटारिस्ट हो जाएगा। सो इसीलिए इक्विपमेंट सेकेंडरी होता है। पहले आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, अपने सेंस को, अपने विजुअल सेंस को डेवलप करना पड़ता है, इमेजिनेशन डेवलप करना पड़ता है, फिर जाके आप कोई भी फील्ड में एक अच्छा आर्टिस्ट बनते हो। आप बिहार से आके उड़ीसा में बसे हो और उड़ीसा में अच्छा सा नाम कमाया हो और उड़ीसा में अभी एक ब्रांड बन चुका है कि जो कि अखिल फोटोग्राफी के नाम से आप बिजनेस करते हो। आप बिहार से पैदा ही और बड़े भी बिहार में हुए, बिहार में क्यों नहीं करके उड़ीसा में किए हो? मेरी एक्चुअली इन्फोसिस भुवनेश्वर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। आई वॉज पोस्टेड इन बैंगलोर इन्फोसिस, तो वहाँ से मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था और जॉब के साथ साथ मैं कर रहा था इस शहर में। तो फिर इस शहर में धीरे धीरे जगन्नाथ जी की कृपा से इतना नाम और इतना काम फैल गया कि फिर और कोई शहर जाने का मतलब मौका ही नहीं मिला। मैं काम के लिए आना जाना करता रहता हूँ, बहुत सारे जगह पे जाता हूँ, लेकिन बेस लोकेशन आज की डेट में पिछले 10-12 साल से मेरा भुवनेश्वर ही रहा। नहीं, भुवनेश्वर में तो हर कोई जानता है आपको, जैसे कि हर मॉडल जानते हैं और कोई भी मॉडल उड़ीसा में है और उनका अगर फोटोग्राफी अच्छा है तो वो तो मतलब अखिल का फोटो बोलते हैं, जो कोई बोलते हैं। उसका पीछे राज क्या है? उनके पीछे राज ये है कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस, और उन्हें लगता है कि जो मैं फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी करता हूँ, जो मैं मॉडल का पोर्टफोलियो करता हूँ, या जो भी इस तरह का मैं शूट करता हूँ जहाँ पे फैशन इन्वॉल्व है, वहाँ पे फोटोग्राफी का इंपॉर्टेंस बहुत कम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फैशन फोटोग्राफी जो है वो 10% फोटोग्राफी है, 90% फैशन है, 90% आपका स्टाइल है। आप कैसे देखते हो, मॉडल की पर्सनालिटी को कैसे आप कैप्चर करते हो या कैसे डेवलप करते हो, उनका पोस्चर, उनका एक्सप्रेशन, उनका मूव्स, उनके आउटफिट को लेके उसकी स्टाइलिंग कैसे आप करते हो, ये नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। आप एक अच्छा फोटोग्राफर हो सकते हो, लेकिन आपको एक अच्छा फैशन फोटोग्राफर बनने के लिए आपको फैशन सेंस बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस कपड़े के साथ क्या एक्सेसरीज यूज़ करना है, किस ड्रेस के साथ क्या लुक होना चाहिए, वो आपको उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा, तो आप जब फैशन फोटोग्राफी करते हो तो नया नया मॉडल्स आते होंगे, मेल फीमेल सब कुछ, लेकिन ऐसे कभी हुआ कि कोई मॉडल के साथ आपका क्या क्रश हो गया हो? ऐसी कोई बात एक्चुअली नहीं रहती है। मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफी भी दूसरे प्रोफेशन की तरह एक प्रोफेशन है जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट जोन क्रिएट करना पड़ता है आपको। आज कोई मॉडल आती है हमारे यहाँ शूट में, तो वो बिकनी पहन के भी अगर हम शूट कर रहे हैं तो उस लेवल का कंफर्ट जोन क्रिएट करना ज़रूरी होता है उनके लिए, जिसमें वो एन्जॉय कर सके। क्योंकि अदरवाइज़ वो फ़ोटोज़ में डिफरेंस फील आता है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं होती है तो। आज मैं कोई शूट कर रहा हूँ, बीच पे शूट कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मॉडल्स को मैं मतलब इस लेवल का हमारा पूरा क्रू मेंबर, आई मीन माय स्टाफ, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, एवरीबडी इज़ लाइक सो मच प्रोफेशनल दैट द मॉडल फील वेरी मच कंफर्टेबल विथ अस वट एवर आउटफिट्स इज वेयरिंग, सो इट डज नॉट अफेक्ट एनी मोर। कभी आपको इस फील्ड में ब्लेम सहना हुआ कि नहीं, मतलब ब्लेम कोई किया है? क्योंकि मतलब देखिए, हर कोई जगह मतलब हर मॉडल तो एक ही जैसा नहीं होता है। कोई मॉडल अब शूट कर रहे हो, उस टाइम पे उसको कुछ फैशनेबल के बारे में कुछ बोल रहे हो और वो आपको ब्लेम करने लगे। ऐसा तो कुछ कभी नहीं हुआ है।
मॉडल्स का नहीं होता, बट मॉडल जो बाहर के जो लोग हैं, जो फोटो सिर्फ देखते हैं, जो वीडियो सिर्फ देखते हैं, उनको पता नहीं, वो अलग अलग चीज़ एज्यूम करते हैं। नहीं नहीं, वैसे तो होना चाहिए। हाँ, नहीं, मॉडल्स ने आज तक किसी तरह से किसी के साथ मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा है, बहुत क्लीन करियर रहा है भगवान की कृपा से अभी तक, टचवुड। और कहीं से भी मतलब किसी भी तरह का निगेटिव निगेटिव रिव्यू या निगेटिव फीडबैक स्पेशली फ्रॉम द मॉडल साइड आज तक नहीं गया है। और बस हाँ, हो सकता है जो जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझते हैं, जो फैशन को या ग्लैमर इंडस्ट्री को नहीं समझते हैं, वो एज्यूम करते हैं कुछ, वो एज्यूम कर सकते हैं अपने हिसाब से, उनको जो मन में आता है। बट मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की कमी है, नथिंग मोर लाइक देन दैट। ऐसे कभी हुआ कि आप मतलब किसी का फोटो खींचने के लिए आप ट्राई किए होंगे और वो आपको इग्नोर किए होंगे, वो मतलब मना किए होंगे? ये सब लगता है मुझे करियर के शुरुआत में होती है। आप बहुत लोगों को अप्रोच करते हो, जैसे आज के डेट में मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत लोगों को अप्रोच किया, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट्स हाउ द करियर स्टार्ट्स। तो उसमें किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, एंड लाइक इट्स ओके फॉर मी, इट डज नॉट इफेक्ट मच। ऐसे कभी हुआ कि कोई मतलब बिन मर्जी का उनका फोटो, मतलब देखिए आप मतलब आप कुछ अलग सोचते होंगे थीम, और वो मॉडल कुछ अलग सोचे होंगे, जो कि आप मतलब ना चाह कर भी उनको फोटो खींचना पड़ा, वैसे कुछ हुआ है? नहीं, मोस्टली जितना भी हम लोग फोटो शूट करते हैं, जो भी फैशन फोटो शूट होता है, या जिस तरह का भी आज के डेट में एड शूट होता है, वो बहुत प्रोफेशनली हो रहा है। उसमें हम एक प्रॉपर मूड बोर्ड बनाते हैं, एक प्रॉपर रेफरेंस इमेज होता है, जो कि हम लोग सबके साथ शेयर करते हैं। मॉडल्स को भी पता होता है कि कल के डेट में जाके क्या शूट करने वाले हैं हम। मेकअप आर्टिस्ट को पता है कि मॉडल का क्या लुक देना है, क्या मेकओवर होना है। हेयर स्टाइलिस्ट को पता है कि किस तरह का हेयर स्टाइलिंग करना है। स्टाइलिस्ट को पता है कि क्या करना है। तो ये एक मूड बोर्ड होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं या कोई कहीं से भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे शेयर किया जाता है। सो इट्स लाइक रेफरेंस इमेजेस हर किसी को शेयर किया हुआ रहता है। कुछ भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सडनली नहीं होता है, बट यस, कभी कभी चीज़ें हो जाती है डिफरेंट सिचुएशन की वजह से, डिफरेंट कंडीशन की वजह से, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं रहा उसकी वजह से कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती है प्लान प्लान के अगेंस्ट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान इटसेल्फ। अच्छा, आप तो वो आपको तो मैं शुरुआत में पूछा था कि आप कोई कोर्स किए हो कि नहीं किए हो, लेकिन आपका मतलब पिछले दिन कुछ सिचुएशन आपको देखा गया था कुछ फोटोज़ में, आप कहीं मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब कहीं कहीं पे जाके मतलब पढ़ाते हो और कुछ टेक्निक्स सिखाते हो, वो कैसे? यस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ, इंडिविजुअल क्लासेस भी ले रहा हूँ। जैसे कि कोलकाता में है एक इंस्टीट्यूट FDDI, भुवनेश्वर में भी बहुत सारे क्लासेस लेता हूँ, जैसे कि निफ्ट को भुवनेश्वर में भी मैंने क्लास लिया। JD इंस्टीट्यूट है फैशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी क्लासेस लिया है। मेरे स्टूडियो में भी लोगों को मैं इंटर्न्स हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से, मणिपाल से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, XIM यूनिवर्सिटी से, बहुत जगह से स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, कोर्स कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ सीखते हैं। जो कुछ भी मुझे आता है, जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। फिर वो शूट के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं कि शूट में हम कैसे मॉडल्स को डायरेक्ट करते हैं, या कैसे हम प्लानिंग करते हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में मुझे लगता है हमारे साथ जुड़ के नए बर्डिंग फोटोग्राफर्स जो हैं वो सीख सकते हैं। जैसे कि आप तो KV10 पे से शुरू किए थे, लेकिन आज के ज़माने में हर किसी के हाथ में अच्छे अच्छे फ़ोन्स रहते हैं, अच्छा मतलब फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लोग खींचते हैं। आज अगर फोटोग्राफी प्रोफेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, जितने लोग आ रहे हैं उतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको मार्केट में बने रहने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंसिस्टेंटली आपको सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली आपको अपने काम का प्रमोशन भी करना पड़ेगा। आप अगर जैसे कि हो सकता है आप अगर मुझे फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि मैं जो भी काम करता हूँ वो ऑलमोस्ट एवरीडे मैं कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता रहता हूँ। कुछ जरूरी नहीं है कि एडिटेड फोटोज ही पोस्ट करता हूँ, जहाँ पे शूट करता रहता हूँ वहाँ मोबाइल से कुछ स्टोरी बना के मैं डालता हूँ, सो दैट मेरे जो कस्टमर हैं, मेरे जो जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे प्रोबेबल कस्टमर है या फ्यूचर कस्टमर है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उन सबको मैं अपने बारे में, अपना काम के बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। अदरवाइज वो क्या होता है ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो लोगों को हमेशा आपको नॉक करते रहना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं इसके साथ शूट कर रहा हूँ, आज वो चीज़ कर रहा हूँ, आज वहाँ क्लासेस ले रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपका काम जो है वो रेगुलर लोगों के नज़र में रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आते तो जरूर हैं हर प्रोफेशन में, इस तरह के प्रोफेशन में बहुत सारे लोग आते हैं, रोज़ आते हैं,
लेकिन क्या है, एक दिन 2 दिन शूट करेंगे, एक दिन 2 दिन पोस्ट करेंगे, उसके बाद वो 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ के बाद कुछ पोस्ट करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे लोग आपको भूल जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपको उस कंपटीशन में बने रहने के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ ये भी जो है, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, वो है कि खुद को अपग्रेड करना। इक्विपमेंट के साथ साथ आपको भी अपग्रेड करना है, आपको रेगुलर सीखना ज़रूरी है। तो ऐसे सीखने के लिए अगर हमारा व्यूअर्स कोई चाहेंगे कि फोटोग्राफी प्रोफेशन शुरू करने के लिए, तो उनको क्या इन्वेस्ट करना है, और वो अगर सीखेंगे तो किस तरह का, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं? बहुत सारे आज की डेट में नेशनल इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, बहुत जगह पे हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कोलकाता में है, मुझे लगता है उड़ीसा में भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो फोटोग्राफी फोटोग्राफी कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, प्रॉपर डिग्री ले सकते हो। और अगर आपको बेसिक आपका क्लियर है और आप काम करना चाहते हो, तो किसी भी इस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर को आप अपना मेंटोर बना सकते हो, उसके साथ कुछ दिन, 6 महीना, साल भर काम कर सकते हो, उनके साथ सीख सकते हो। तो ये हेल्पफुल होगा। और आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि सीखने के लिए आज की डेट में क्या है ना, इतना सोर्स ऑफ लर्निंग है कि अगर आप चाहोगे सीखना तो कुछ भी आप घर बैठे भी सीख सकते हो। यूट्यूब देखकर आप सीख सकते हो। मैंने देखा है मेरे दोस्तों को, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हॉस्टल में बैठे बैठे यूट्यूब देख देख के गिटार सीख गए, कोई माउथ ऑर्गन सीख गया, तो कोई डांस सीख गया, जो कि कभी किसी को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, बट दे आर गुड एट इट नाउ। सो कंटिन्यूस लर्निंग इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ लर्निंग बहुत कुछ हो सकता है। अगर हमारा व्यूअर कभी चाहेंगे कि आपके पास सीखने के लिए, तो क्या जरिया हो सकता है, कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं? मैं सोशल मीडिया पे हमेशा अवेलेबल हूँ, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आप दे सकते हो स्क्रीन पे, वो लोग मेरे फ़ोन नंबर से मुझे कभी भी कॉल या मैसेज करके दे कैन कनेक्ट विथ मी एंड दे आर ऑलवेज वेलकम। अच्छा, अभी तक तो हम बात कर लिए कि मॉडल फोटोग्राफी का, और आपका तो मेन जो बोल रहे हैं कि जो मतलब मेन इनकम सोर्स है जो वेडिंग फोटोग्राफी, तो वेडिंग फोटोग्राफी में मतलब क्या चुनौती आ सकता है, और क्या इनकम सोर्स क्या है, और कैसे आप मतलब पिच करते हो? वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत टायरिंग है। और जो सबसे ज़्यादा उसमें चैलेंज है वो ये है कि इट्स ए सीजनल बिजनेस। तो अगर सिर्फ आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो तो फिर आपको वो होता है ना, लिमिटेड टाइम ऑफ द ईयर्स होता है, वो 3 महीना 4 महीना उसमें ही आपको काम मिलता है। लेकिन हाँ, सोर्स ऑफ रेवेन्यू या जो रेवेन्यू जनरेशन, हम लोग भी मैक्सिमम रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं वो वेडिंग फोटोग्राफी से ही करते हैं। तो वहाँ पे होता है कि मतलब आपको एक प्रॉपर एक अच्छा अमाउंट आप जनरेट कर पाते हो, जो कि फैशन फोटोग्राफी हो या आज के डेट में प्रोडक्ट शूट हम कर रहे हैं, या बहुत सारे चीज़ एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, बट उस तरह का अमाउंट आप जनरेट नहीं करते हो जो कि आप वेडिंग से कर रहे हो। तो अगर फोटोग्राफी बिजनेस में फोटोग्राफी को एज ए करियर बनाना है, तो मुझे लगता है दिस पार्ट ऑफ कंट्री में वेडिंग, जहाँ पे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ पे आपको वेडिंग फोटोग्राफी करना पड़ेगा या करना चाहिए। अच्छा, आपको मतलब फैशन फोटोग्राफी हो या प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो या वेडिंग फोटोग्राफी, तो क्या चुनौतियाँ आ सकता है, और क्या चुनौतियाँ आपको आया था? देखिए, चुनौती तो यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्लाइंट को कन्विंस करना सबसे बड़ा चुनौती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आज की डेट में हर तरह का डिटेल जानना चाहते हैं, और वो डिटेल आपको शेयर करना पड़ता है कभी कभी, और उनको कन्विंस करना इंपॉर्टेंट होता है कि यू कैन डिलीवर द बेस्ट। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि प्रोडक्ट का फोटोशूट जब आप करते हो तो वो जितना अच्छा है नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा आपको दिखाना पड़ता है। हम लोग बहुत सारी ज्वेलरी का ऐसा शूट करते हैं या बहुत सारी चीज़ों का ऐसा शूट करते हैं जो भले देखने में उस तरह का वाव ना दिखे, लेकिन फ़ोटोज ऐसे होने चाहिए जो वाव, जिसको देख के लोग खरीद सकें। हम लोग गारमेंट्स का बहुत सारा आउटफिट का शूट करते हैं, सब चीज़ों का शूट करते हैं। तो इन सब चीज़ों में यही चैलेंजेज होता है कि इसके प्रॉपर कलर जो है वो आना चाहिए, इसका लुक अच्छा आना चाहिए, ये जैसा है उससे ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो चैलेंजेज हैं। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सेलेबल हो, उस फोटोज़ को, उस प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ को दिखा के हम उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। इस तरह का फ़ोटोशूट हम करें जिससे कि उसका लोग मार्केट वैल्यू बढ़ सके। तो ये है कि एवरी टाइम आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, आप बहुत सारा फैशन वीक्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे इवेंट में देखा गया है कि नेशनल हो, इंटरनेशनल, लेकिन वहाँ पे मतलब उड़ीसा से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा है, ये से क्यों? आपका तो बहुत सारा मॉडल तो मतलब उड़ीसा से हैं, लेकिन
नेशनल इंटरनेशनल तक क्यों नहीं जा पा रहे? अगर देखूँ तो बहुत कम है, शायद एक दो जन ही गए हैं, और जो कि मतलब हमारा जो उड़िया आर्टिस्ट जो कि एक सेलिब्रिटी है अर्चिता, वही गए हैं और कोई नहीं गए। उसका क्या रीज़न हो सकता है कि देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ से उड़ीसा से लोग आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग ये सीखना नहीं चाहते। इनको लगता है कि ये जो छोटे मोटे शोज़ या छोटे मोटे शूट कर लेते हैं, उससे उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उनको लगता है कि वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग का हमारे पास कॉल आता है, ऐसी मॉडल्स का स्पाई, जिसको मुझे लगता है कि उसने कुछ काम नहीं किया। तो वो जब हमें अप्रोच करते हैं किसी शूट के लिए, तो हम लोग उनसे पोर्टफोलियो मांगते हैं कि ठीक है पोर्टफोलियो सेंड करो। दे डोंट हैव ए प्रॉपर पोर्टफोलियो ऑल्सो। उनको पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो वो अपने आप में सेल्फ एक्लेम्ड सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनको लगता है कि जो कुआं का मेढक वाली बात होती है ना, तो वो उस एक कुएं में एक मेढक की तरह है। उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ गए यहाँ पे, तो उनको लगता है कि हमने सब कुछ सीख लिया, अब हमें किसी फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रूमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और विदाउट ग्रूमिंग, विदाउट ए प्रॉपर पोर्टफोलियो, you cannot sustain in anywhere, like any metro city, कहीं दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में आपकी मॉडलिंग करियर उतना अच्छा कभी भी नहीं चल सकता। कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे अगर आपके पास ये प्रॉपर चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बचपन से 13 साल 14 साल से लड़कियाँ जाके सीख रही है। तो वहाँ पे कोई एजेंसी उनको हायर करेगा या आपको हायर करेगा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने फॉलोअर्स बैठे हुए हैं आपके शहर में। तो सेल्फ एक्लेम्ड सेलिब्रिटी बनने से आगे आप नहीं बढ़ते हो। आपको हमेशा ये सोचना होता है कि मैं कितना सीखूं, मैं कितना खुद को प्रिपेयर करूं उस प्लेटफॉर्म के लिए। तो अवेयरनेस ही नहीं है। और एक बात रहा कि देखा गया कि मुंबई दिल्ली से जो फोटोग्राफर हैं, जैसे कि देबू रत्नानी हो या हरी मेनन हो, ये सब लोग मतलब हाईली चार्ज करते हैं, और हमारा मतलब आपको जो देखते हैं यहाँ पे मतलब लो चार्जिंग है। तो ये चार्ज के बीच में क्या डिफरेंसेस है, जो वो लोग ऐसे क्या करते हैं कि इतना चार्ज करते हैं? करते कुछ अलग नहीं है, डिपेंड करता है क्राउड कहाँ है, आप हो कहाँ। आपका इंपॉर्टेंस इससे भी बढ़ता है कि आप कहाँ हो। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ की बात किया जाए तो लोगों को इस चीज़ का इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा, लोगों को वैल्यू ही नहीं है पोर्टफोलियो का। और उनको आप 15,000, 20,000, 25,000 मांग लोगे तो उनको लगेगा भाई फोटो ही तो क्लिक करना है, इतना पैसा लेके क्या करेगा। बट मेरा मानना ये है कि एक फैशन फोटोग्राफर जो आपका पोर्टफोलियो बनाता है, वो सिर्फ आपको कुछ अच्छे फोटोज़ नहीं देता है, वो आपको सिखाता है हाउ टू लुक गुड इन द फोटोज़। You throughout the portfolio session you learn how to look good in the photos। कैसे पोज देना है, कैसे मूव करना है, कैसे एक्सप्रेशन देना है, हम वो सिखाते हैं। बट लोगों को लगता है कि हम सिर्फ फोटो खींच रहे हैं, तो उसके लिए इतना पैसा क्यों। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको चेंज करने की इंपॉर्टेंट का जरूरत है। वहाँ पे दिल्ली मुंबई में आज के डेट में कोई फोटोग्राफर जो है वो लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया पोर्टफोलियो के लिए चार्ज कर रहे हैं, और आपको टाइम भी नहीं मिल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद। इतना ज़्यादा वहाँ रश है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को समझ में आती है कि ये पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस क्या है इस इंडस्ट्री में। हमारे व्यूअर में कुछ लोग मतलब ऐसे भी हैं जो कि अगर चाहेंगे कि वो दिखते अच्छे हैं, लेकिन उनको फैशन के बारे में पता नहीं, पोर्टफोलियो के बारे में पता नहीं, उनको अब क्या टिप दोगे? देखिए आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कुछ सीखना है, मैं बार बार एक ही चीज़ पे जा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ सीखना है, किसी चीज़ में आपको एक्सेल करना है, तो सीखने का सोर्स की कमी नहीं है। आप कहीं से भी सीख सकते हो, और सोशल मीडिया फ्री में पड़ा हुआ है आपके हाथ में, आपके फ़ोन में है। तो अगर आपको स्टाइलिंग सीखनी है, अगर आपको फैशनेबल खुद को मेंटेन करना है, या आपको एक मॉडल की तरह पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तो आप दूसरों को देखो। बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मेंटोर हैं, जो कि आपको सिखाते हैं हाउ टू लुक गुड। तो आपको उन्हें फॉलो करना है, आपको उन्हें देखना है, उनसे सीखना है कि क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे वॉक करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे आपको चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है, और वो आपको सीखना चाहिए, सीखना पड़ता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर कोई सुंदर दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, या चल रहा है, या वो मतलब अपने आप में अगर उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, तो इट डज नॉट मीन कि वो एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। मॉडलिंग इज़ ए प्रॉपर प्रोफेशन, और उस प्रोफेशन के लिए भी आपको ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऐसा भी देखा जाता है कि जो मतलब दिखते हैं अच्छे हैं और
फैशन दुनिया में आने के लिए मतलब बेताब होते हैं और यहाँ पे आके मतलब बहुत सारे मतलब कास्टिंग काउच के मतलब शिकार बन जाते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे? मुझे हमेशा से यही लगता है कास्टिंग काउच के बारे में जो भी बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ज़्यादा इस तरह की क्लेम करते हैं वो मुझे लगता है खुद को ऑफ़र करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इस इंडस्ट्री में इस तरह से है कि अगर कोई मॉडल उसके पास आ रही है या कोई एक्टर उसके पास आ रहा है तो वो गलत इंटेंशन से उससे स्टार्टिंग से ही उसके दिमाग में रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेस के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं खुद। मैं आपको बताता हूँ बहुत सा मैं भी फैशन फोटोग्राफी 10-15 साल से कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें इन्वेस्ट नहीं करना है, न पैसे इन्वेस्ट करने हैं, न टाइम इन्वेस्ट करना है, न उनको सीखना है, सीखने में मेहनत नहीं करना है, उन्हें बस सक्सेस चाहिए एट एनी कॉस्ट एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। जब वो सब करके भी उनको सक्सेस नहीं मिलता है ना, तब वो जाके दूसरों पे क्लेम करते हैं कि ये हमारे साथ कास्टिंग काउच हुआ है। आपको कभी कोई अप्रोच किया है? नहीं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों के बारे में। और इतना मेरा ये इट्स ए टीम वर्क। जब भी हम लोग शूट करते हैं तो पूरा एक टीम होता है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, हमारा क्रू मेंबर, इतना कुछ होता है। सो हमारा इस तरह की कोई सीन क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग सब एक प्रोफेशनल हैं और मुझे लगता है कि वो प्रोफेशनलिज्म हम मेंटेन करेंगे तभी हम ग्रो कर पाएंगे। नहीं, बहुत बार देखा गया कि मार्केट में अखिल के साथ नया नया मॉडल्स घूमते रहते हैं, नया नया मतलब टूर करते रहते हैं, तो उसके मतलब नहीं कि मतलब कोई अप्रोच आज तक नहीं किया है? ये हमारा पार्ट ऑफ द जॉब है, क्योंकि हम साथ काम करते हैं अगर, तो हमें साथ ट्रेवल करना पड़ता है, हमें मिलना पड़ता है। हमें कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम साथ में शॉपिंग के लिए हमें जाना पड़ता है, किसी कैफ़े में बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है बाहर वाले लोग अलग अलग चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप उड़ीसा में अखिल फोटोग्राफी को मतलब ब्रांड बनाने में क्या क्या चुनौती आता था? चुनौती तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें स्टार्टिंग में इस तरह से आई कि जो मैं फ़ैशन फ़ोटोग्राफी कर रहा था वो बहुत लोगों को एक्सेप्ट नहीं था। बहुत लोग ऐसा भी कहते थे मुझे कि आप बहुत बोल्ड शूट करते हो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन उड़ीसा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन भुवनेश्वर। तो मैं सबको कहता था अगर ऐसी बात है तो आप कोणार्क मंदिर में जाके देखो। मतलब अब हिस्ट्री में भी मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्कुल, इसलिए मतलब कोणार्क डायरेक्ट रिलेट कर दिए। क्योंकि मुझे लगता है इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होगा। कोणार्क सन टेम्पल से ज़्यादा इंस्पिरेशन यहाँ तो बाहर बाहर के लोग आके इंस्पायर होके जाते हैं, आर्टिस्ट इंस्पायर होके जाते हैं। और मैं कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं किया कि मैं जो आज के डेट में जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ उड़ीसा के ऑडियंस के लिए है या उड़ीसा के क्राउड के लिए है। मैं हमेशा ये चीज़ सोचता हूँ कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया विच इज़ ग्लोबल। मैं जो काम कर रहा हूँ वो हो सकता है कि मेरे कोई व्यूअर होंगे जो आज के डेट में वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो देख रहे हैं, जैसे कि मैं उन लोगों का काम देख रहा हूँ। तो मेरा कोई काम जो है वो मैं अपने आप को लिमिट करके नहीं रखता हूँ कि ये मैं सिर्फ भुवनेश्वर के लिए कर रहा हूँ, उड़ीसा के लिए कर रहा हूँ या बिहार के लिए कर रहा हूँ। मेरा हर एक काम, मेरा टारगेट होता है कि वो काम ग्लोबली रीच उनको मिले। अच्छा, आप फोटोग्राफी करते वक्त किसको फॉलो करते हैं? मतलब आपका जो स्टाइल है किसी के साथ तो कॉपी करते होंगे, ये क्या है? कॉपी नहीं बोल सकता हूँ कि कॉपी करता हूँ, बट हाँ इंस्पिरेशन लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं, इंडियन फोटोग्राफर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ और जिनके काम से मैं इंस्पायर होता हूँ। कोशिश करता हूँ उनके स्टाइल को, उनके आर्ट को, या उनके द वे दे अप्रोच टू एनी शूट, वो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। कभी ऐसे हुआ कि आप मतलब लड़की सोच के मतलब फोटो शूट करते होंगे, बाद में पता चला कि वो लड़की नहीं थी? पता नहीं तेजू भाई, मुझे ऐसा अभी तक ऐसा इंसिडेंट मैंने फेस नहीं किया है, एंड उम्मीद करता हूँ आगे भी ना करूँ, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अब वेडिंग फोटोग्राफी और फैशन फोटोग्राफी किस में ज़्यादा चुनौती आते हैं आपको? देखिए, चुनौती तो दोनों में ही है, लेकिन अपने अपने तरह की चुनौती है। अब वेडिंग फोटोग्राफी जब आप करते हो तो दिन रात, कभी कभी ऐसा होता है कि 24 आवर्स भी आपको काम करना पड़ता है, साथ साथ ट्रैवल करना पड़ता है। तो वेडिंग फोटोग्राफी, आई मीन लाइक मोर चैलेंजेस इज देयर इन द वेडिंग फोटोग्राफी, बट हाँ, आई मीन अर्निंग भी वेडिंग फोटोग्राफी से ज़्यादा है। अच्छा, तो आप हमारे व्यूअर को बताइए, अगर फोटोग्राफी शुरू करने के लिए क्या गजट चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, और उनको मतलब काम मतलब ये मिलने के लिए क्या क्या मार्केटिंग टूल इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्राइस वो इनकम कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। देखिए,
पहला सवाल का जवाब ये है कि आपने कहा कि कैसे कोई फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फोटोग्राफी को कोई सिर्फ बिजनेस समझ के स्टार्ट करना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना सक्सेस करेगा। फोटोग्राफी को पहले तो आप उसको एक पैशन के रूप में लीजिए। आप फोटोग्राफी को सबसे पहले एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए कि आपको हाँ फोटोग्राफी करने में मज़ा आता है। तो जब जब मुझे लगता है अगर जिस चीज़ को भी जो भी आपका पैशन है, अगर आप पैशन को कल के डेट में प्रोफेशन बनाते हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वहाँ पे सक्सेस करना। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप उस फील्ड में एक्सेल करोगे। एंड यू नो व्हाट, जब आप किसी चीज़ में एक्सेल करते हो, जब किसी चीज़ में आप अच्छा करने लगते हो तो ऑफकोर्स उस चीज़ से जब पैसे आते हैं तो वो उसकी कोई कमी नहीं रहती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और बेसिक बेसिक फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फोटोग्राफी प्रोफेशन में आने के लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं। एक कैमरा ले लो, एक लैपटॉप ले लो, कुछ बेसिक लेंसेस ले लो, कुछ बेसिक लाइट्स ले लो। 1-2 लाख रुपया खर्चा करने से यू कैन स्टार्ट इट। तो मार्केटिंग कैसे हो सकता है, उनको बिजनेस कैसे मिल सकता है? मार्केटिंग का मैंने वही स्ट्रेटजी बताया, कंटिन्यूस लर्निंग है, कंटिन्यूसली वर्किंग है एंड कंटिन्यूसली प्रमोशन है। ये 3 चीज़ आपका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लो, आप उनको रिक्वेस्ट करो कि अगर उनको आपका काम अच्छा लगा तो वो आपके काम को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें। और आप खुद भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक्टिव रहो, हमेशा अपने काम को शेयर करते रहो। तो मुझे लगता है लाइक ईजीएस्ट वे, आज के डेट में प्रमोशन करना बहुत आसान है। आजकल देखा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे मतलब नया फोटोग्राफर मतलब ज़्यादा सा नकल करते हैं, तो मतलब कॉपी पेस्ट करते हैं। उसको लेके आपको मतलब क्या राय है? वो नकल इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना कुछ विज़न नहीं है, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। वो सिर्फ देखते हैं लोगों को, वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं अपना क्या करूं। वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं करते हैं। कहते हैं ना, विज़न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे ऐसे पेंटर्स देखे होंगे जो पेंटिंग करते हैं, लेकिन क्या चीज़ का ये पेंट किया गया है, क्या चीज़ है, वो आपने कहीं एक्चुअली में देखा नहीं होगा। एग्जिस्ट नहीं करता है वो चीज़, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट सिंस उसके दिमाग में, उनके विज़न में वो होता है, तो वो पेंट करते हैं। तो एक विज़न डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो चाहे फोटोग्राफर हो, पेंटर हो, एक्टर हो, या यूँ कह लें कि एक डांसर हो। जब आपका मतलब कोई असाइनमेंट नहीं होता है, उस टाइम पे आप क्या करते रहते हैं? मैं होमवर्क करता हूँ। जब असाइनमेंट नहीं होता तो जो काम हम किए हैं उसको ज़्यादा, वो एडिटिंग का काम चलता रहता है, प्रमोशन का काम चलता रहता है, मीटिंग्स चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वर्किंग, इवन इफ वी आर नॉट शूटिंग, वी आर डूइंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द फोटो शूट, विच इज़ रिलेटेड टू द वीडियो शूट। सो इट्स लाइक 24/7 प्रोसेस। अगर हमारा व्यूअर कोई अगर चाहे पोर्टफोलियो शूट करे आपके पास, और आप उनको मॉडलिंग मतलब थोड़ा सिखाएं क्या है क्या नहीं है ग्रूमिंग के इसके बारे में, तो उसके लिए क्या चार्ज करेंगे? उनको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। चार्ज डिपेंड करता है कि कितने लुक में उनको शूट करवाना है, क्या करवाना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है। डिस्कशन की बात है वो चीज़। उसके लिए दे कैन DM मी एंड फिर भी तो एक कुछ तो मिनिमम बेसिक होता है 15,000 20,000 इस तरह से। दैट्स हाउ वी स्टार्ट फॉर द ए मॉडल पोर्टफोलियो। यस। वैसे अगर वेडिंग के लिए बोला जाए, ग्रूम का हो तो क्या है, ब्राइड का हो तो क्या है, क्या क्या उसमें क्या कैसे क्या पैकेज रहता है आपके पास? अलग अलग पैकेज हैं। 1.5 लाख से लेकर 2.5-3 लाख तक का ये पैकेज जाता है। लेकिन वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि कितने दिन का शूट कर रहे हैं, कहाँ पे शूट कर रहे हैं। उनको आज की डेट में लाइक प्री वेडिंग करना है, पोस्ट वेडिंग करना है, शूट के लिए मतलब सिर्फ ब्राइड साइड से करना है, सिर्फ ग्रूम साइड से करना है, या दोनों साइड से करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं प्राइस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील कि वी आर इनटू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट और क्लाइंट का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जो भी मुझे कॉल आता है नए वेडिंग असाइनमेंट का, तो मैं किसी से डायरेक्टली ये नहीं बताता हूँ कि हमारा क्या चार्जेज है। मैं उनसे ही पूछता हूँ कि आपका रिक्वायरमेंट पहले क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट समझना हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हमारे लिए, हम वेंडर्स के लिए या हम सर्विस प्रोवाइडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका रिक्वायरमेंट समझता हूँ और फिर उसके हिसाब से जो प्राइस सेट होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे कभी हुआ कि मतलब आप काम फिनिश कर दियो, डिलीवरी दे दियो और आपको पेमेंट भी नहीं मिला? बहुत बार हुआ। बहुत बार बहुत बार हुआ।
हमेशा मतलब इनफैक्ट मतलब मैं इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि ना मैं बिज़नेस घराने से हूँ, ना मेरे कोई दोस्त भी बिज़नेस में नहीं है। तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया बिल्कुल ही नहीं था कि कैसे पैसों का टर्म होना चाहिए, क्या सीक्वेंस ऑफ मनी किस तरह से लेना चाहिए, कब कितना लेना चाहिए, ये सब मुझे नॉलेज नहीं था। बट है कि आप सीख कर के धक्का खा खा के सीखते हो, तो दैट्स हाउ आई हैव लर्न। मुझे लगता है, और अभी भी बहुत सीखना बचा हुआ है मुझे। अभी भी सीखना बचा यस हुआ है यस अखिल को। यस वाह, वाह। यस। आपको देखा जाता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, मतलब आप दूसरे सिटीज़ में घूमते हो इंटरनेशनली। रिसेंटली शायद आप मतलब फिल्म फेयर अवार्ड उड़ीसा का जो हुआ था सिंगापुर, वहाँ भी विजिट किए थे। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा? लाजवाब एक्सपीरियंस था। मैं नाम लेना चाहूँगा रमेश बारिक भाई का, आरआर इवेंट का। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया। इतना बड़ा वो अवार्ड शो था, हॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे स्टार्स गए थे वहाँ पे। उनके साथ ट्रैवल करना, उनके साथ एक होटल में रहना, उनके साथ सिटी टूर करना, उनके प्रैक्टिस सेशन फ़ोटो शूट करना, प्रैक्टिस सेशन का वीडियोस करना, और फिर फिनाले का मैं उनका शूट करना, मतलब बहुत अल्टीमेट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कहते हैं इनको। और मेरे लिए तो ये मतलब बहुत भाग्य की बात है कि मुझे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे टीम को ये मौका मिला। हम सब साथ में गए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा हम लोगों के लिए। बहुत मज़े किए हम लोग, घूमे, एंजॉय किए, काम किए। तो लाइक, आपका ऐसा कभी मतलब कुछ डिज़ायर है जैसे कि मतलब इस तरह का फोटोग्राफी मुझे करना चाहिए, उस तरह क्लाइंट नहीं मिले, वैसा कुछ है सपना? बात क्लाइंट का नहीं है, बात माइंडसेट का है। अभी जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है जिस तरह के काम के लिए मैंने इन्फोसिस छोड़ा, वो काम शायद आज के डेट में मैं भुवनेश्वर में रह के नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, बट जिस तरह का काम मुझे करना है वो मैं नहीं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। इसलिए हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता है कि या तो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गोवा, इन जगह पे जाओ, या इंडिया से बाहर जाओ। मुझे मन है इटली में जाके काम करने का, पेरिस में जाके काम करने का, फैशन शोज़ अटेंड करने का, कवर करने का, इंटरनेशनल मॉडल्स फ़ोटो शूट करने का। ये सब मेरे ड्रीम्स हैं, ये सब मेरे एस्पिरेशन हैं, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड इट। देखता हूँ ये कब पॉसिबल होता है। अच्छा, ऐसे कोई वेडिंग आप करना चाहते हो जो कि मतलब उस वेडिंग में कुछ बैरियर नहीं रहेगा, आपको टोटली आप ही करोगे, मैक्स टू मैक्स कितना तक क्या कर सकोगे, क्या आपका मतलब रहेगा? सी इट्स लाइक देखो, आप बोल दिए कि प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग, बाराती वगैरह जो कुछ बोले, आपको इस तरह की वेडिंग मिलेगा जो कि आप ही डिसाइड करोगे, आप ही बजट डिसाइड करोगे, बजट का कोई बैरियर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अगर बजट की बैरियर नहीं होती तो फिर तो हम एक मूवी बना सकते हैं। जैसे कि मतलब एक एक प्रॉपर स्टोरी लाइन वी कैन क्रिएट राइट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द वेडिंग, की कब, कहाँ पे, कैसे होगा, कहाँ होगा, दोनों फैमिली के मिलने से लेके उनका विदाई तक का जो है ना, प्रॉपर एक हम लोग एक स्टोरी बना सकते हैं, एक मूवी बना सकते हैं। ये आपका मतलब लाइफ का पूरा सक्सेस स्टोरी हो सकेगा? मेरा सक्सेस स्टोरी नहीं होगा, जिनकी शादी होगी उनकी सक्सेस, उनकी शादी की स्टोरी होगी। नहीं, और आपका भी देखिए, आपका हमारे भी लिए सक्सेस एक, बिजनेस एक मतलब सब सक्सेस फोटोग्राफी का हाँ, तो। हमारे लिए एक माइलस्टोन काम होगा। बजट कांस्टेंट होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंध जाती हैं। क्वालिटी तो हम देने की कोशिश करते हैं, जो भी बजट है उसी में, लेकिन क्वांटिटी का जो चीज़ है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है ड्यू टू द बजट कांस्टेंट। एक बार अगर हम कोई ऐसा काम मिले जहाँ पे बजट कांस्टेंट नहीं है, तो प्रॉपरली इट्स लाइक कोई मुश्किल नहीं है एक मूवी बनाना। आप अब तक फोटोग्राफी में कैसे ऐसे मिस्टेक किए हुए हैं जिसकी वजह से आज भी रिग्रेट कर रहे हैं? जैसे लर्निंग रोज का है ना, मुझे लगता है कि मिस्टेक भी रोज हम करते हैं, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मिस्टेक आज किया, और तो वो मिस्टेक मैं रिपीट ना करूं। सेम मिस्टेक करना मुझे पसंद नहीं है। मैं अपने टीममेट से भी कहता हूं कि मिस्टेक्स तुम रोज करोगे आज, लेकिन जो मिस्टेक आज की है ना, कोशिश करना ये मिस्टेक कल मत करना, कोई नया मिस्टेक करो। हर मिस्टेक से आप कुछ ना कुछ सीख यस, पाते हो। हर मिस्टेक से आप रोज न रोज सीखते हो। मुझे लगता है पहले मिस्टेक होता है तभी लर्निंग होती है। ऐसे कुछ मेजर मिस्टेक बताओ कि जिसमें ज़्यादा सीख मिला होगा। एक बार एक शूट के बाद मॉडल ने मेमोरी कार्ड ले लिया था, और पता चला वो अपना फोटोज कॉपी करके सब फोटोज डिलीट कर दी थी। दूसरे मॉडल्स का फोटो डिलीट हो गया था। अच्छा, उसके लिए वो मतलब कैसे हैंडल किए थे? फिर बाद में बहुत सारे आज के डेट में रिकवरी सॉफ्टवेयर है जो कि रिकवरी कर सकते हो, तो वो थैंकफुली वो रिकवर हो गया। अदरवाइज इट वाज
इट वाज अ ह्यूज ब्लंडर, हमें बहुत रिग्रेट करना पड़ता। बट हाँ, उससे लर्निंग ये हुआ कि आज के बाद किसी को अपना मेमोरी कार्ड नहीं दूंगा मैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कहते हैं, उनको जब फोटो वीडियो देना होता है तो वो कहते हैं हार्ड ड्राइव आप हमको दे दीजिए, हम कॉपी करके आपको कल हार्ड ड्राइव पहुंचा देंगे। नहीं, हम अपना हार्ड ड्राइव, हम अपना पेन ड्राइव, हम अपना मेमोरी कार्ड में हम किसी को नहीं देते हैं। और कुछ रूल है तो रूल है, वो चाहे कोई हो, वो मैं ब्रेक नहीं कर सकता। अच्छा, अखिल फोटोग्राफी को मतलब मार्केटिंग का ज़रूरत होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, और हर रोज़ होता है। लक्स को नहीं होता, कॉलगेट को नहीं होता, कोका कोला को नहीं होता, डिटॉल को नहीं होता। नहीं, अखिल एक ब्रांड बन चुका है ना, अखिल को नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक नए लोग हर रोज़ शहर में आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है। कोई शहर इतना छोटा नहीं है जिस शहर में आप सबको जानते हो या सब कोई आपको जानता है। तो हर दिन आपको अपने जैसे काम करना है, वैसे ही हर दिन अपने काम को प्रमोट करना है। तो अखिल फोटोग्राफी खुद का प्रमोट करने के लिए कुछ प्रमोशन टूल्स इस्तेमाल करता है, कुछ इन्वेस्ट करता है उसमें? यस, प्रमोशनल टूल तो यूज़ नहीं कुछ ऐसा करता हूँ, कुछ मैजिक, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। एंड होपफुली अगर कोई बडिंग फोटोग्राफर हैं या कोई ऐसे हैं जो अपना फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे टीममेट्स जो होते हैं वो अपना अखिल फोटोग्राफी का जैकेट पहन के जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी वो जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि भाई अखिल फोटोग्राफी कोई टीम है। फिर उसमें हमने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, तो कुछ लोग उसका फ़ोटो, जैकेट का फ़ोटो खींच लेते हैं। कल के डेट में किसी को फोटोग्राफी का ज़रूरत होता है तो वो फ़ोन से हमें कॉल करते हैं। फिर जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, वहाँ से हमें उससे हम प्रमोशन करते हैं। और बहुत सारे हम लोग इवेंट करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं, सर्विस स्पॉन्सरशिप। जो जिस इवेंट में हमारे टीम मतलब हमारे टीम का लोगो लगा रहता है, हमारे टीम का हर पोस्टर में ब्रांडिंग किया रहता है, या बार बार होस्ट जो होती हैं वो अखिल फोटोग्राफी बुलाती हैं, ये सब करती हैं। तो मुझे लगता है ये सब तरीके हैं जिससे मैं अपने टीम का, अपने काम का मार्केटिंग करता हूँ। अभी तो एआई का ज़माना है, एआई में फोटोग्राफी का क्या मतलब फ्यूचर है? एआई एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प कर रहा है। एआई की वजह से हम ज़्यादा डिलीवर कर पा रहे हैं, जो पहले नहीं कर पाते थे। जो चीज़ में टाइम लगता था वो अभी फास्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम एआई के थ्रू क्रिएट कर पाते हैं। तो एआई इज़ एक्चुअली हेल्पफुल टू अस। तो अब मतलब अखिल कभी मतलब हमेशा मॉडल के साथ ही रहेगा या पर्सनल लाइफ में मतलब हम कुछ इम्पोर्टेंस लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मुझे लगता है मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट हैं और सबको मैं इक्वल ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। बट हाँ, होता है बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो यही है। लेकिन मैं सबके साथ पहले जैसा था वैसा ही रहता हूँ, आज भी वैसे ही। तो कभी मतलब सिंगल से डबल होने के लिए कभी कोशिश की है कि नहीं की? नहीं का, मुझे लगता है कि फोटोग्राफी से ही मेरा लाइफ है और मैं उसी में ही इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ, कहीं और दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। तो मतलब फोटोग्राफी के दौरान जो जब गर्लफ्रेंड बन जाते हैं उनके साथ कैसे रहते हैं आप? कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती है। वो बस लोगों को, बाहर वाले लोगों को लगता है कि जिसके साथ मैं शूट कर रहा हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जिनके साथ मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ या असाइनमेंट वर्क ट्रिप पे जाता हूँ, तो लोगों को लगता रहता है कि ये इसकी पर्सनल या इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। तो बट ये कुछ ऐसा कभी किसी के साथ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अखिल रंजन, आज आपके मतलब कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हमारा व्यूअर आपके पॉडकास्ट ज़रूर देखे, और जो कोई अगर पोर्टफोलियो खुद की बनाना चाहे या वो फोटोग्राफी शुरू करना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ेंगे। और आप कीमती समय देके हमारे साथ आप बहुत कुछ शेयर किए, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच।